जिस रात मल्होत्रा ने पुलिस में बयान दर्ज कराया, उसी रात जेल में देवराज को खबर मिली। एक सिपाही ने उसे बताया, मल्होत्रा ने सब कुछ बता दिया है, पूरी कहानी, वसीयत, प्रॉपर्टी, सबूत, सब कुछ। देवराज के हाथ में जंजीरें थीं, मगर उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जो हमेशा थी। एक ऐसे आदमी की चमक जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने दांत पीस लिए, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसी रात जेल की मुलाकात के कमरे में एक आदमी देवराज से मिलने आया। वो अंधेरे में बैठा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं, ठंडी बेरहम आंखें। देवराज ने उससे कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था और एक आदेश भी। अब समय आ गया है गुलशन, मल्होत्रा ने धोखा दिया है। वो सब कुछ बता देगा और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पहले ही हमला करना होगा, रोहन को खत्म करना होगा। कोई और मौका नहीं है? गुलशन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज ठंडी थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। मैं समझ गया सर, कल तक रोहन को खबर मिल जाएगी, असली खबर। मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है, उसकी हरकतों पर नजर है। देवराज मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान जो उसके चेहरे पर आई और चली गई। ये लड़का सोचता है कि वो जीत गया है, कोर्ट में जीत गया, मल्होत्रा ने उसका साथ दे दिया, मगर असली खेल अब भी शुरू हुआ है। उसे पता होना चाहिए कि देवराज राठौड़ इतनी आसानी से नहीं हारता। गुलशन उठा और बिना एक शब्द कहे चला गया। उसकी परछाई अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह रोहन फाउंडेशन के ऑफिस पहुंचा तो देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था और सारी फाइलें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें फटी हुई थीं और उसके पिता की फोटो जमीन पर पड़ी थी। शीशा टूटा हुआ था, फ्रेम टूटा हुआ था। कोई अंदर आया था, रात के अंधेरे में, जब कोई नहीं था। रोहन का दिल धड़क गया। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया। तुम ठीक हो? प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। हाँ, मैं घर पर हूं। तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज अजीब है, रोहन ने कहा। ऑफिस में कुछ हुआ है? कोई अंदर आया था रात में? दरवाजा टूटा है, सब कुछ बिखरा है। तुम घर पर ही रहो, कहीं मत जाओ। रोहन ने पुलिस को फोन किया और शास्त्री जी को भी बुला लिया। शास्त्री जी ने ऑफिस को देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर टूटी हुई तस्वीरों को देखा। ये कोई साधारण चोर नहीं था बेटा। चोर पैसे चुराते हैं, गहने चुराते हैं, ये तो डराने के लिए किया गया है। किसी को हमारी हरकतों पर नजर है। उसी दिन दोपहर को रोहन को एक लिफाफा मिला। उसके फ्लैट के दरवाजे के नीचे से डाला गया था। कोई आया था और चुपचाप चला गया। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, बस 4 शब्द, अगली बार तेरी बारी। 3 शब्द, मगर उनमें एक पूरी धमकी थी। रोहन ने चिट्ठी को पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, गुस्सा था और एक चुनौती भी। उसने प्रिया को चिट्ठी दिखाई। प्रिया ने पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, ये खतरनाक है, ये कोई मजाक नहीं है। कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। पुलिस को बता दो, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। उन्हें पता होना चाहिए कि रोहन राठौड़ डरता नहीं है। शाम को आन्या फ्लैट पर आई। उसने सब सुना था। उसने रोहन को देखा और कहा, यह देवराज का काम है। जेल से भी वो अपने आदमियों को कंट्रोल कर सकता है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। रोहन ने पूछा, तुम्हारे पिता को पता है कौन हो सकता है? आन्या ने कहा, मैंने जेल में उनसे बात की। उन्होंने एक नाम बताया, गुलशन, देवराज का सबसे पुराना और सबसे वफादार साथी। वो देवराज के लिए कोई भी गंदा काम करता था, कभी सामने नहीं आता था, हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। वो बहुत खतरनाक है और उसका कोई नियम नहीं है। रोहन ने गुलशन के बारे में सुना था। शास्त्री जी ने एक बार बताया था, एक ऐसा आदमी जो कभी सामने नहीं आया, जिसकी कोई तस्वीर नहीं थी, जो सिर्फ एक परछाई की तरह था। रोहन ने शास्त्री जी से पूछा, आप गुलशन को जानते हैं? शास्त्री जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक पुरानी याद का डर था। हाँ, वो देवराज का दाहिना हाथ है, या कहो कि उसका काला हाथ। जो काम देवराज खुद नहीं कर सकता, वो गुलशन करता है। अगर वो मैदान में आ गया है तो समझ जाओ कि असली जंग शुरू हो गई है। अब खेल खत्म हो गया, अब जान का खेल शुरू होगा। रोहन ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की रोशनियां चमक रही थीं, मगर अब वो रोशनियां
खतरनाक लग रही थीं। हर परछाई में एक दुश्मन छिपा हो सकता था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। मैंने एक बार कहा था कि मैं डरता नहीं हूं, मगर अब मैं डर रहा हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ हो गया तो? प्रिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखों में हिम्मत थी और उसकी आवाज में प्यार था। तो हम एक साथ डरेंगे और एक साथ लड़ेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात कोलाबा की एक गली में काली कार फिर से घूम रही थी। अंदर बैठा आदमी, गुलशन, अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। पहला वार हो चुका है। ऑफिस तोड़ दिया, चिट्ठी डाल दी, अब असली शिकार का समय है। फोन पर देवराज की आवाज आई, ध्यान से खेलना। ये लड़का पिछली बार बच निकला था, 3 गोलियों से बच गया था। इस बार कोई गलती नहीं, कोई रहम नहीं। गुलशन ने फोन रखा और कार को एक दिशा में घुमा दिया, कोलाबा से धारावी की तरफ। वो रोहन की कमजोरी ढूंढ रहा था और उसे पता था कि वो कमजोरी सिर्फ प्रिया नहीं थी। वो पूरा मोहल्ला था जहां रोहन पला बढ़ा था, वो सब लोग जिनसे वो प्यार करता था। रोहन को अब समझ आ गया था, देवराज जेल में था मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ शुरुआत थी और अब उसे अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने के लिए लड़ना होगा। प्रिया, आन्या, शास्त्री जी, सुरेश, गीता और वो सब जो उसके साथ खड़े थे। वो बालकनी में खड़ा होकर अंधेरे में देखता रहा। मुंबई की रोशनी में एक नया दुश्मन छिपा था और वो उसका इंतजार कर रहा था। उसी रात प्रिया सो नहीं पाई। वो रोहन के बगल में लेटी हुई थी मगर उसकी आंखें खुली थीं। उसने रोहन की तरफ देखा, वो गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक थकान थी जो कई दिनों की नींद की कमी से आई थी। प्रिया ने उसके माथे पर हाथ रखा और उसके बालों को सहलाया। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो रोहन को नहीं दिखाना चाहती थी। वो डरी हुई थी। उसे लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है और वो रोहन को खो देगी। अगली सुबह रोहन उठा तो देखा कि प्रिया उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर उसकी आंखों में चिंता थी। रोहन ने पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, आज तुम्हें कोर्ट जाना है ना? सुरेश के केस की सुनवाई है। रोहन ने नाश्ता किया और तैयार हो गया। उसने नीला सूट पहना, वही सूट जो उसने पहली बार कोर्ट में पहना था जब उसने देवराज के खिलाफ केस लड़ा था। उसे लगा जैसे ये सूट उसकी ताकत है, जैसे इसे पहनते ही वो एक अलग आदमी बन जाता है। प्रिया ने उसकी टाई ठीक की और उसे विदाई दी। सावधान रहना। रोहन कोर्ट पहुंचा तो देखा कि सुरेश अपनी बीवी और बच्चों के साथ पहले से मौजूद था। सुरेश ने रोहन को देखा और उसके पैर छुए। भैया, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं आपका कृतज्ञ हूं, हमेशा। रोहन ने उसे उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ये मेरा फर्ज था सुरेश भाई, तुम अपने परिवार का ख्याल रखो, बस यही मेरी खुशी है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई और रोहन बाहर निकला तो उसका फोन बजा। शास्त्री जी का फोन था। उनकी आवाज में घबराहट थी। रोहन, जल्दी से फाउंडेशन आओ, यहां कुछ हुआ है, कुछ बुरा। रोहन तुरंत फाउंडेशन पहुंचा तो देखा कि ऑफिस का दरवाजा फिर से टूटा हुआ था, मगर इस बार सिर्फ फाइलें नहीं बिखरी थीं। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, अगली बार तेरी प्रिया। रोहन का खून खौल गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में गुस्सा था। शास्त्री जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। शांत रह बेटा, यही चाहता है गुलशन। वो चाहता है कि तू डरे, तू घबराए, तू गलती करे, मगर तू उसे ये मौका मत दे। रोहन ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर काबू पाया। उसने फोन निकाला और प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने फोन उठाया। उसकी आवाज नॉर्मल थी मगर रोहन को चैन नहीं आया। तुम ठीक हो? प्रिया ने कहा। हाँ, मैं घर पर हूं, तुम क्यों पूछ रहे हो? रोहन ने झूठ बोला। बस यूं ही, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना, मैं शाम को आ रहा हूं। उस दिन रोहन ने फाउंडेशन ऑफिस को बंद करने का फैसला किया, कुछ दिनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि गुलशन के हमले में किसी को चोट लगे। शास्त्री जी ने उसका साथ दिया। सही फैसला है बेटा, थोड़ा समय लेकर हम नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे गुलशन को हराने की। रोहन ने अपनी मुट्ठी भींची और दीवार पर लिखे शब्दों को देखा। अगली बार तेरी प्रिया। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मेरी प्रिया का नाम लिया है गुलशन,
अब ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, मगर मैं तुझे हराऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। शाम को रोहन फ्लैट लौटा तो प्रिया ने उसके चेहरे पर तनाव देख लिया। उसने पूछा तो रोहन ने सब सच बता दिया। प्रिया ने सुना और फिर चुपचाप रोहन के बगल में बैठ गई। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, मैं डरती नहीं हूं रोहन, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाए, मगर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने प्रिया को गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कसम खाता हूं, अपने पिता की कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर रात बिताई। कोई नहीं सोया, दोनों जागते रहे, अंधेरे में चुपचाप एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनते हुए। बाहर कोलाबा की सड़कों पर सन्नाटा था, मगर कहीं दूर एक काली कार खड़ी थी और उसके अंदर गुलशन बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल चल चुकी थी, अब वो रोहन के दिमाग में बस गया था, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह रोहन ने शास्त्री जी को फोन किया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं फाउंडेशन को कुछ दिनों के लिए बंद नहीं करूंगा। मैं गुलशन से नहीं डरूंगा, अगर मैं डर गया तो वो जीत जाएगा, मैं उसे वो खुशी नहीं दूंगा। शास्त्री जी ने सुना और फिर कहा, तू सही कह रहा है बेटा, मगर एक बात याद रख, अब तू अकेला नहीं है। मैं हूं, प्रिया है, आन्या है, सुरेश है, हम सब तेरे साथ हैं, हम मिलकर गुलशन को हराएंगे। रोहन ने फोन रखा और तैयार हो गया। उसने वही नीला सूट पहना जो उसने कोर्ट में पहना था और फाउंडेशन चला गया। ऑफिस पहुंचकर उसने दीवार पर लिखी धमकी को देखा, अगली बार तेरी प्रिया, मगर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने एक बाल्टी पानी लाकर दीवार को साफ किया, हर शब्द को मिटाते हुए, हर धमकी को धोते हुए। फिर उसने अपने पिता की तस्वीर को दीवार पर फिर से लगाया और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा पापा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर को आन्या फाउंडेशन आई। उसने रोहन को ऑफिस साफ करते देखा और मुस्कुराई। तुमने हार नहीं मानी? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने हार मान ली तो मेरे पिता के साथ हुए अन्याय की कोई कीमत नहीं रहेगी। आन्या ने रोहन के बगल में खड़े होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं रोहन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे पिता ने जो गलती की, मैं उसे सुधारने में तुम्हारी मदद करूंगी। दोनों ने हाथ मिलाया, एक नई जोड़ी, एक नया इरादा। रोहन को लगा जैसे उसकी ताकत दोगुनी हो गई हो। उसके साथ प्रिया थी, शास्त्री जी थे, आन्या थी और सबसे ऊपर उसके पिता का आशीर्वाद था। उस शाम रोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने सारे मीडिया वालों को बुलाया और कहा, मैं रोहन राठौड़ आज ये ऐलान करता हूं कि मेरा फाउंडेशन खुला रहेगा, चाहे कोई मुझे कितनी भी धमकी दे। मैं उन लोगों की मदद करता रहूंगा जिनके पास कोई नहीं है और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अगले दिन सारे अखबारों में रोहन की तस्वीर थी। एक जवान लड़का जो गुलशन जैसे गुंडे से डरा नहीं, एक लड़का जो अपने पिता के नाम को रोशन कर रहा था। लोगों ने उसकी तारीफ की, उसे सपोर्ट किया और फाउंडेशन के दरवाजे पर मदद मांगने वालों की लाइन लग गई। मगर रोहन जानता था, ये जीत सिर्फ अस्थायी थी। गुलशन ने अभी तक अपना असली हाथ नहीं दिखाया था, और जब वो दिखाएगा तो ये लड़ाई और भी खतरनाक हो जाएगी। मगर रोहन तैयार था। वो अब वो लड़का नहीं था जो धारावी की झुग्गी में बैठा रोता था। वो अब एक फौलादी इरादों वाला आदमी था और वो किसी से नहीं डरता था।